अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द फील्ड और इस ऑन द फील्ड में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीरीज़ के साथ क्या हुआ। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीरीज़ एक्चुअली ये कहना चाहिए कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीरीज़ थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान इस सीरीज़ को होस्ट कर रहा था और सिलसिला ये था कि ये जो सीरीज़ थी वो एक्चुअली पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली जानी थी, लेकिन किसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अपने आप को इस सीरीज़ से विड्रॉ कर लिया और फिर अफ़गानिस्तान ने ऑप्ट किया कि अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ आके खेल ले तो उसकी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान मेहरबानियाँ करता रहता है और पाकिस्तान जो है वो जाके पहुंच गया कि चलो ठीक है हम खेल लेते हैं। लेकिन ये एक सिलसिला ज़रूर हुआ कि उन्होंने जो अपने मेन प्लेयर्स थे पाकिस्तान के वो उन्होंने जो है वो होल्ड कर लिए और एक किस्म की ए टीम जो है उसको शादाब खान की सरबराही में वहाँ पे भेजा, लेकिन कोई अच्छे नतज साबित नहीं हो सके क्योंकि 3 मैचों की सीरीज़ थी। पहले दोनों मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए अच्छा स्कोर ना कर सका और बॉलिंग भी इतनी अच्छी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, इसलिए पहले 2 मैचेस जो है वो पाकिस्तान हार गया और तीसरा मैच मुश्किल से वो पाकिस्तान जो है वो मैच जीत गया। लेकिन बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का मैच हमेशा ही फंस के होता है, वो बेशक एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो या किसी भी मौके पे जो है ये मैचेस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कोई इतने आसान होते नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान ये मैचेस जीत जाता है। लेकिन इस बार ये सूरत हाल हुई कि पहले 2 मैचेस जो है वो अफगानिस्तान जीत गया और अफगानिस्तान के जीतने की वजह से ये सीरीज़ भी अफगानिस्तान जीत गया। अगर इस सीरीज़ की मेन हाइलाइट्स को या मेन पॉइंट्स के बारे में बात की जाए तो इमाद वसीम ने जो है वो सबसे अच्छी बैटिंग की इसमें और उन्होंने 3 मैचेस में तीनों मैचेस में जो है बैटिंग की। 95 रन टोटल, अगर आप कहें टोटल 95 रन किए उसमें। इसमें गरबाज हैं, उसके बाद उन्होंने 3 मैचेस में 78 रन किए। शादाब ने 3 मैचेस में 72 रन किए और जो नबी हैं मोहम्मद नबी जो है उनके वो एक मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे, क्योंकि वो बड़ा कमाल तरीके, वो कैप्टन नहीं थे लेकिन कैप्टन तो राशिद खान थे, लेकिन वो जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की और बड़े अच्छे तरीके से बॉलिंग बैटिंग बड़ा अच्छा उन्होंने अपने स्टैटिस्टिक्स जो है दिखाए और वो जो मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे और उन्होंने 3 मैचेस में 69 रन किए और 69 की एवरेज के साथ जो है उन्होंने परफॉर्म किया। सबसे अच्छी एवरेज जो उनकी थी, नॉट आउट भी रहे उसमें। सामी अयूब जो बड़ी अच्छे तरीके से हम उनको चाह रहे थे कि अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा खेलें, लेकिन कोई इतना अच्छा उनसे परफॉर्मेंस हो नहीं सकी। 4-6 शॉटें उन्होंने अच्छी खेली और सैम अयूब भी जो है वो हमारे पास बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करते रहे, लेकिन वो जो जो ऑरा उनका नज़र आ रहा था वो ऑरा बिल्कुल वो उस तरह से नहीं खेल सके। इस वक्त हमारे पास जो है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब है और उनसे पूछेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब एक्टिव है साढ़े नाल। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और वेलकम हम आपको करते हैं इस प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान असगर साहब। बेग साहब, ये हुआ क्या, हमारे साथ क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि हम लोग बिल्कुल भी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सके? देखिए, हमने अफगानिस्तान को बहुत आसान लिया और अभी मैं सुन रहा था कि आप अगर गुज़िश्ता 4 मैचेस देखें पाकिस्तान के, कि यहाँ पर लास्ट ईयर पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से नसीम शाह के छक्कों की बदौलत जीता था। उससे पहले 2021 में आसिफ अली ने छक्के लगा दिए थे। उससे पहले 2019 के वर्ल्ड कप में इमाद वसीम आखिरी लम्हे पर पाकिस्तान को जितवा सके थे और उससे पहले 2018 के एशिया कप में शोएब मलिक ने जितवाया था। तो अफगानिस्तान की टीम हमेशा पाकिस्तान के लिए टफ टीम साबित हुई है और हमने बहुत आसान लिया। हम समझ रहे थे कि अफगानिस्तान T20 के तो वो एक्सपर्ट हैं, उनको हराना जो है वो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, इसीलिए हमने कई नए खिलाड़ियों को जो है वो लेकर गए। हालांकि कॉम्बिनेशन इस तरह से बनता है कि सीनियर्स और जूनियर्स का, लेकिन यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मंतक समझ में नहीं आई और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। क्योंकि आप देखें कि आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में इरफान साहब कोई भी तजुर्बाकार बैट्समैन था नहीं। जब शोर मचाया गया तो फिर इफ्तिखार अहमद को कल के मैच में खिलाया, जिन्होंने 31 रन किए और उनके तजुर्बे की वजह से पाकिस्तानी टीम 182 रन बनाने में कामयाब हुई। तो हमने बहुत आसान दिया अफगानिस्तान को, हम समझ रहे थे हम जीत जाएंगे। और अगर आप नए लड़कों को चांस देते भी हैं तो अपनी होम सीरीज में चांस दें। आप 4-4 डेब्यू करा रहे हैं एक ही मैच में, तो वो भी, और कंडीशंस डिफरेंट थी। यहाँ पर आप फ्लैट विकेट्स पर खेल कर गए थे। हमारे बैट्समैन रावलपिंडी बैट्समैनों की जन्नत थी, बॉलर्स का कब्रिस्तान था। वहां रन्स के अंबार लगे। लेकिन जब हम शारजा में गए तो वहां कंडीशंस डिफरेंट थी। वहां गेंद पहले मैच में रुक कर आ रहा था। तो मैं समझता हूं कि हमने खुद ही तजर्बात करने की कोशिश की, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा कि अफगानिस्तान ने तारीख रकम कर दी। हालांकि अफगानिस्तान ने जो टॉप 6 टीम्स हैं आईसीसी की T20 रैंकिंग की, उन टॉप 6 टीम्स को कभी नहीं हराया। उन्होंने अगर सीरीज जीती है
तो बांग्लादेश के खिलाफ, या उन्होंने सीरीज जीती है तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ। लेकिन पहली मर्तबा उन्होंने टॉप 6 टीम को, में पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन टीम है, तीसरे नंबर पर है रैंकिंग में, उसको हराया। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू अफगानिस्तान। सर ये क्रेडिट तो दे दिया, लेकिन वो तो उनकी तरफ चला गया क्रेडिट, लेकिन हमारा क्या बनेगा? हमारा इतना बड़ा क्लैप्स किस तरह से हो गया? मतलब ये पीसीबी ने क्या सोचा था? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि हम देख रहे थे तैयब ताहिर हैं, सैम अयूब हैं, सब लोग पीएसएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ठीक खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वो इधर आए हैं और यहाँ पे आके उन्होंने खेलना शुरू किया है, जब उनको टेस्ट कैप्स मिली हैं और इस तरह की सूरत हाल हुई है, खासतौर पर आजम खान कीपिंग में भी उन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया, ये हुआ क्या है? ये हमारे हीरोज जिन पे हम साला साल बहस करते रहे कि इन लोगों को टीम के अंदर लेके आए, टीम के अंदर लेके आए, और जब वो टीम के अंदर आए हैं तो इतना बड़ा कोलैप्स। तजर्बा करने की कोशिश की इरफान साहब। एक तो सबसे पहले टीम की रवानगी से कबल, टीम के ऐलान से कबल ही ये बहस शुरू हो गई कि अगर बाबर आजम नहीं जा रहे तो कप्तान कौन होगा। अगर कप्तानी की सिपह सालारी की जंग शुरू हो जाए, शाहीन शाह अफरीदी ने एक ट्वीट किया पाकिस्तान का झंडा लगाकर, और 3 खिलाड़ी जिसमें बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी थे कि हम मुत्तहिद हैं। फिर रिजवान को भी इन्होंने, और मेरे जराये ये बताते हैं कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो दीगर प्लेयर्स खेलना चाहते थे कि हम जाकर खेलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ये सीरीज हल्की है तो इसमें हम नए लड़कों को चांस देंगे। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? आप 2019 से बाबर आजम को आपने कप्तान बनाया हुआ है तो आप उसको रन तो दे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तजर्बात की भट्टी में झोंक दिया गया है टीम को, जिसकी वजह से और फिर तनाजा खुद खड़ा हुआ कि कप्तानी की जंग शुरू करा दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। जो नए चीफ सेलेक्टर है हारून रशीद साहब, उन्होंने कहा, और पीसीबी के चेयरमैन ने कहा कि जनाब अगर हार भी गए तो कुछ नहीं होगा, आप पहले से डीमोरलाइज कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम को जाने से पहले, और फिर आप तजुर्बे कर रहे हैं। ठीक है, यंगस्टर्स को दुनिया चांस देती है, मैंने पहले भी कहा अगर आप यंगस्टर्स को चांस देते तो अपनी होम सीरीज में देते। अब देखें न्यूजीलैंड की टीम आ रही है आइंदा महीने, और उनकी बी टीम है ऑलमोस्ट, क्योंकि उनके ज्यादातर खिलाड़ी जो है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग खेलने गए हुए। तो वहां आप उनको चांस दें अपने होम ग्राउंड पर, होम कंडीशंस में आप तजुर्बा कर रहे हैं वहां ले जाकर, और वो भी एक ऐसी टीम के खिलाफ जो T20 की खतरनाक टीम है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्लानिंग थी, जो स्ट्रेटेजी थी, उसकी वजह से भी जो है हमें नुकसान हुआ। कप्तानी की जंग शुरू हो गई और सीनियर प्लेयर्स को सबको आराम करा दिया गया। आप 2-3 को आराम कराते, आपने 5 प्लेयर्स को आराम करा दिया, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान। तो फिर तो यही होना था ना आपके साथ। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, जिस तरह से जो बॉलर हैं, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हमारे नसीम शाह, उनको भी बहुत अच्छी तरह फेंटा पड़ा, यहाँ तक कि आखिरी मैच में उनको निकालना पड़ गया और उनकी जगह जो है वो मोहम्मद वसीम को जो है ऐड करना पड़ गया। ये क्या सूरत हाल बन रही थी सर? चले वो तो सीनियर प्लेयर था ना सर, उसके साथ क्या हुआ? देखिए हमारा अलमिया ये इरफान साहब के, अगर हमारा प्लेयर आता है, एक तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं आते क्योंकि क्रिकेट में वो बिजी हो जाते हैं, तालीम जारी नहीं रख सकते। अच्छी बात है क्रिकेट में मुल्क का नाम रोशन करें, लेकिन जब वो आते हैं तो इस चक्काचौंध में ऐसे गुम हो जाते हैं कि वो अपने आप को सुपर स्टार समझने लग जाते हैं। नसीम शाह की आप मिसाल ले लें कि नसीम शाह को अभी आए हुए कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन वो आप अपने आप को सुपर स्टार समझते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट होता जा रहा है। असल में आदमी के जर्फ का उस वक्त पता चलता है जब उससे इज्जत, दौलत, शोहरत और ताकत मिलती है। तो नसीम शाह जो थे वो अपने आप को पहले से सुपरस्टार समझने लगे, अग्रेशन दिखाने लगे, और क्या नतीजा निकला कि जो गुज़िश्ता मैच जो हम हारे दूसरा वाला, 4 ओवर्स में 39 रन दिए नसीम शाह ने, और 2 ओवर्स में 22 रन चाहिए थे, उन्होंने 1 ओवर में 17 रन दे दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी अपने सुपरस्टार के खोल में चले गए, उससे बाहर नहीं निकले। ऐसा नहीं है, अभी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, अभी आप इतनी जल्दी सुपरस्टार नहीं बन गए। फिर हम लोग भी दिमाग खराब कर देते हैं प्लेयर्स का इरफान साहब, कि बस ये तो अब पाकिस्तान का स्पीयर हेड है, ये तो पेस अटैक का एस बॉलर है, जिसकी वजह से दिमाग खराब हो जाते हैं। हमें जमीन की तरफ देखना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप टीम में रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कल आपने देखा उन्हें टीम से बाहर कर दिया। कोई भी जरूरत नहीं है टीम की कि उसके बगैर टीम नहीं चलेगी। मेरे ख्याल में नसीम शाह के डाउनफॉल की बुनियादी वजह यही थी। और नसीम शाह का अगर डाउनफॉल आ रहा है तो साथ साथ एहसान उल्लाह किस तरह के उभर के निकल के आ रहे हैं, उनके बारे में बताइएगा। उनकी पेस और उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड जो है वो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए इरफान साहब, इरफान उल्लाह ने जिस तरह की एहसान बॉलिंग उल्लाह। की है,
सॉरी, एहसान उल्लाह ने जिस तरह की बॉलिंग की है शारजा की बेजान पिचेस पर, मैं समझता हूँ एहसान उल्लाह और साइम अयूब दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो फाइंड ऑफ द सीरीज है। एहसान उल्लाह का अगर आप देखें कि 10 ओवर्स और 3 गेंदें उसने मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट में की, सिर्फ 69 रन दिए और उसने 6 विकेटें हासिल की, जिससे उसके एक रोशन मुस्तकबिल का पता चलता है। मुझे तो 1989 याद आ गया, जब वकार यूनुस ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ यही शारजा में डेब्यू किया था और जिस तरीके से, वनडे की बात कर रहा हूं, टेस्ट डेब्यू तो उन्होंने कराची में किया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डेब्यू किया था और जो बॉलिंग की थी, लोगों ने ये कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान का सुपरस्टार होगा, और वही हुआ। एहसान उल्लाह में भी बहुत पोटेंशियल है। अभी आप देखें 40-50 हजार पाउंड पे वो बिके वहां पर, जो हंड्रेड्स लीग हो रही है इंग्लैंड में, और जो उनकी कंसिस्टेंसी है, जो उनकी फिटनेस है, उनका उनका उनकी हाइट ज्यादा है, उनके हाथ बड़े हैं, और जिस तरह से वो गेंद करते हैं, कल देखें आप उनकी एक शॉर्ट पिच गेंद किस तरीके से नजीबुल्लाह जादरान के गर्दन पे लगी और हेलमेट को छूती हुई जाकर लगी है। तो मैं समझता हूं कि एहसान उल्लाह का मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक है इस सीरीज में। एहसान उल्लाह एक ऐसे बॉलर है जो उभर कर सामने आए। उनके अलावा जमान खान भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, जमान खान ने भी अच्छी बॉलिंग की। इन दोनों बॉलर्स में पोटेंशियल है। आप बॉलर्स को कहीं पर भी, इरफान साहब, डेब्यू करा सकते हैं किसी भी कंडीशंस में, लेकिन बैट्समैन के लिए ऐसी कंडीशंस में कि जो डिफिकल्ट हो, जो बाहर जाकर खेलना हो, वहां पर डेब्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। आप देखें आजम खान जो रन्स के अंबार लगा रहे थे रावलपिंडी में, क्या उन्होंने बैटिंग की, जहां गेंद बल्ले पर आ रही थी, और यहां पर जहां गेंद बल्ले पर नहीं आई, गेंद थोड़ा रुक कर आ रही थी, आजम खान नाकाम हो गए। मोहम्मद हारिस जिन्होंने बड़े रन्स बनाए पाकिस्तान सुपर लीग में, क्या हुआ, 3 इनिंग्स में वो सिर्फ 31 रन बनाने में कामयाब हुए। तो मैं समझता हूं कि बॉलर्स में अगर आप एहसान उल्लाह को फाइंड ऑफ द सीरीज करार दें तो बेजान ना होगा। मैं आपने आज़म खान की बात की, मैं आज़म खान पे आ ही रहा था। चलें, बैटिंग का एक तो मसला अब हो गया कि चले बॉल रुक के आ रही थी। वैसे भी वो ऐसी, मेरा नहीं ख्याल ऐसी बड़ी बात है, क्योंकि वो जो बांग्लादेश में भी खेलते रहे हैं, वो श्रीलंका में भी जाकर खेलते रहे हैं, वो कैरेबियन भी खेलते रहे हैं, दुबई की लीग्स वगैरह में भी आके, तो उनका एक्सपोजर इतना कम नहीं है कि सिर्फ इधर की पाकिस्तान की पिचेस पे वो खेलते रहे हैं, लेकिन बहुत सी लीग्स उन्होंने खेली हैं। एट द सेम टाइम वो कीपिंग भी करते रहे हैं। चलो बैटिंग नहीं हुई, कोई मसला हो गया, बुरी बात है वैसे तो, लेकिन कीपिंग में इतनी मिसिंग्स किस तरह से हो सकती हैं कि एक दो मैच पहले, खासतौर पे दूसरा मैच तो आप कह सकते हैं कि उनकी वजह से हारा, क्योंकि उन्होंने कैच छोड़े। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आजम खान बैट्समैन अच्छे हैं, हार्ड हिटर हैं, पिंच हिटर हैं, लेकिन उन्हें अपनी फिटनेस को इंप्रूव करना पड़ेगा। और कल आपने फर्क देखा कि अगर आजम खान विकेटों के पीछे नहीं थे, कल मोहम्मद हारिस ने विकेट कीपिंग की, कितनी अच्छी कीपिंग की। तो आजम खान का असल मसला उनकी फिटनेस है, उनका वेट है, जिसकी वजह से कीपिंग में एजिलिटी की जरूरत होती है, आदमी को फुर्तीलापन दिखाना होता है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की इरफान साहब, कि उनसे, उनके हाथों से एक बाई का रन ले लिया गया। आप देखें जो जमान खान आखिरी ओवर कर रहे थे दूसरे T20 में, उनके हाथों से बाई का रन ले लिया गया, चौका हो गया बाई का, कैच नहीं पकड़ा जा रहा। तो मेरे ख्याल में आजम खान की अगर पाकिस्तानी टीम में जगह बनती थी तो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन बनती थी, लेकिन वो एज अ विकेट कीपर अपनी सलाहियतों को लोहा मनवाने में नाकाम रहे। PSL अलग चीज है, इंटरनेशनल क्रिकेट अलग चीज है। तो वो उन्होंने जो ब्लंडर्स किए, उसी की वजह से मजबूर होकर जो है वो मोहम्मद हारिस को विकेट कीपिंग कराई गई। मेरे ख्याल में आजम खान को अपनी कीपिंग पर और अपनी फिटनेस पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि वो सिर्फ एक, अगर खेल सकते हैं तो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेल सकते हैं, फील्डिंग में उनको कहाँ छुपाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में उनको अब तवज्जो देनी होगी। टीम में तो वो आ गए थे, लेकिन बजाहिर बड़ा मुश्किल नजर आता है। अब जब सीनियर प्लेयर्स आ जाएंगे तो आजम खान का मिडिल ऑर्डर में होना बहुत मुश्किल नजर आता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेग साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने कहा अभी कि PSL और चीज़ है और इंटरनेशनल क्रिकेट और चीज़ है, मुझे ये बताइएगा अगर हम PSL की बात करें, PSL से पहले जब टूर्नामेंट हो रहा था, जब सीरीज़ चल रही थी, तो बहुत पाकिस्तान की तो बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन हो रही थी, जिसमें बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं जो TV के अंदर ऊपर बैठ के जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आमिर भी थे, वहाब रियाज भी थे उसमें, इमाद वसीम भी थे, आज़म के बारे में भी बात हो रही थी, शजील के बारे में भी बात हो रही थी।
हम लोग भी खुद मुख्तलिफ चैनल से बैठ के डिस्कशंस कर रहे थे, आपका हम गाइडेंस लेते थे, आप भी मुख्तलिफ चैनल से बैठ के डिस्कस कर रहे होते थे। लेकिन जब पीएसएल में ये सब लोग आए हैं तो पता चला है कि जनाब बाबर आजम और रिजवान ही टॉप स्कोरर रहे हैं, कोई उनको मैच नहीं कर सका, और ना कोई प्लेयर चला, ना कोई बंदा उस तरह से उस लेवल पे चल सका कि यार पता चले कि बहुत अच्छी फाइंड है यहाँ पे इस पीएसएल की। ये एहसानुल्लाह और सैम अयूब, और इनके अलावा सैम अयूब भी तो ऑब्वियसली पहले भी खेलते आ रहे हैं, एहसानुल्लाह का मेरा ख्याल पहला ये था इस तरह से, इस तरह का डेब्यू था उसमें। लेकिन इमाद वसीम हमारे पास हैं, वो निकल के आ रहे हैं, और इमाद वसीम ने पीएसएल में भी, हालांकि टूर्नामेंट उनका अच्छा नहीं गया, लेकिन उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी रही, और यहाँ पे भी इमाद वसीम ने अच्छा परफॉर्म किया। इनके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, इमाद वसीम को पसंद नापसंद की भेंट चढ़ाया गया। वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान की शॉर्टर वर्जन में कप्तानी भी कर चुके हैं और वो नया गेंद करते हैं। मैं तो हैरान हूं, कल उनसे नया गेंद कराया, दूसरे टी20 में उनसे सिर्फ 1 ओवर कराया गया। तो इमाद वसीम का जो मसला था वो यही था कि जी उनकी फिटनेस पे सवाल उठाते थे। वो होता है ना कि अगर आप कोई उज्र पेश कर दें तो बस वही हो जाता है, लेकिन ऐसा था नहीं। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया, बैटिंग में भी देख लें आप, बॉलिंग में भी देख लें। और मेरे ख्याल में उनको जो है ना जबरदस्ती दीवार से लगाया गया था। हालांकि नवाज टीम में थे, अब जब दोनों भी खेल सकते हैं, नवाज दूसरा टी20 भी खेले, कल तीसरा टी20 भी दोनों खेले, तो मेरे ख्याल में जो जिस तरीके से जो सलूक रवा रखा गया इमाद वसीम के साथ, वो सरासर ज्यादती थी। आप असल मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई भी इरफान साहब कप्तानी के लिए जरा सा भी उसका नाम आ जाता है, उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। आप सऊद शकील की एग्जाम्पल ले लें, आप इमाद वसीम की एग्जाम्पल ले लें, बेशुमार ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जिनका अगर नाम आता है कि या शायद ये कप्तान बन जाएगा, तो पता चला कि उसको शान साइड लाइन। मसूद के भी यही मसाइल शान चल रहे मसूद, हैं। जी 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 हाँ, जी। बिल्कुल आपने सही निशानदेही, मैं भूल गया था। शान मसूद की एग्जाम्पल ले लें, तो हमारे यहाँ यही है ना कि हमारे यहाँ सियासत बहुत ज्यादा है, और उस सियासत की वजह से खिलाड़ियों का, न सिर्फ खिलाड़ियों का नुकसान होता है बल्कि पाकिस्तान का भी नुकसान होता है। इमाद वसीम अच्छे हैं, उन्होंने अपने कमबैक पर पीएसएल में परफॉर्म किया। कराची किंग्स इतना अच्छा नहीं खेली, लेकिन उन्होंने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की, और अब उन्होंने अफगानिस्तान की सीरीज में परफॉर्म करके ये साबित किया है कि उनमें पोटेंशियल है। अगर पिछले मैच में उन्हें बॉलिंग दी जाती तो शायद वो मैन ऑफ द मैच हो जाते, क्योंकि उन्होंने 60 से ज्यादा रन किए थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में, मैंने जिस तरह पहले भी कहा इरफान साहब, कि सियासत का बड़ा अमल दखल होता है। प्लेयर को बनाया भी जाता है और प्लेयर को बिगाड़ा भी जाता है। मजबूरन अगर इस टूर्नामेंट में इमाद वसीम को किया था, ऐड किया था, तो उनको मुसलसल अंडरमाइन भी करते रहे, उनको उस तरह से खुल के इजहार का मौका नहीं दिया गया। जैसे आपने कहा कि सिर्फ 1 ओवर दिया, वो एक, उसके अलावा भी कोई परफॉर्मेंस कर लेते, क्योंकि उसमें भी उन्होंने कम स्कोर खाया, तीनों मैचेस में स्कोर भी कम खाया, और सबसे ज़्यादा बैटिंग में स्कोर भी पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा स्कोर किया। तो किस तरह से इन चीज़ों को देखा जाएगा अगर बाबर भी नहीं है, और अगर जो रिजवान भी नहीं है, और अगर शाहीन भी नहीं है, और शादाब खान को कैप्टन बनाया गया, उस वक्त भी लॉबी वही चलेगी, सिचुएशन वही आएगी, और जो लोग हाईलाइट हुए थे, जो लोग डॉटेड थे, वो भी डॉटेड ही रहेंगे। बिल्कुल आपने सही, सारे एक जुमले में आपने सुमो दिया कि लॉबी वही चलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट में लॉबीज है, और इन लॉबीज की वजह से अपने मनपसंद खिलाड़ियों को, चाहे वो टैलेंटेड हो या ना हो, अगर उनमें जरा सा भी करंट नजर आता है तो उनको प्रमोट किया जाता है। आप मोहम्मद हारिस की एग्जाम्पल ले लें। मोहम्मद हारिस को रिजवान बहुत सपोर्ट करते हैं। 8 टी20 खेल चुके हैं मोहम्मद हारिस, और सिर्फ 123 रन है। उन्होंने 1-2 इनिंग्स वर्ल्ड कप में खेली थी 30-31 रन की, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को प्रूव करने में नाकाम रहे। अफगानिस्तान के खिलाफ मैंने बताया कि 3 इनिंग्स में उन्होंने 31 रन बनाए। तो हमारे यहाँ ये है कि प्लेयर्स को हम प्रमोट करते हैं, और जैसे माजी में हम खुशदिल शाह को प्रमोट करते चले आ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। आसिफ अली को हम खिलाते चले आ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इरफान साहब, कि जिसमें हम प्लेयर्स को जो है बहुत प्रमोट करते हैं, चाहे वो तवक्कुआत पे पूरा उतरे या ना उतरे। ये बड़ा अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का। पीएसएल की हम बार बार उस पर जा रहे हैं, क्योंकि अभी पीएसएल के पूरे एक महीने के, 1.5 महीने के फेज से हम निकले हैं। उसमें वहाब रियाज जो बड़ा कहते थे कि भाई मैं अभी तक उतना ही फिट हूँ, मैं परफॉर्म करता रहूँ, और दूसरे मोहम्मद आमिर, जहाँ बॉलिंग की बात हो रही है, इन दोनों प्लेयर्स के बारे में बताएं कि इनके कैरियर्स अब खत्म है, इनको रुक जाना चाहिए, इनको हट जाना चाहिए, क्या सूरत हाल बनेगी? क्योंकि हर देखिए दूसरे, मोहम्मद सॉरी, हर दूसरे चैनल में बैठ के जो है ये दोनों, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
हाँ, मोहम्मद आमिर तो बड़ी अपनी पर्सनल गरज निकाल रहे थे, क्योंकि रमीज राजा के दौर में उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल नहीं किया गया और उन्होंने कहा जब तक वकार यूनुस और मिसबाह-उल हक जो है वो पाकिस्तानी टीम के साथ रहेंगे मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा। क्या आपकी विम और विल पर आपको खिलाया जा सकता है? वो अपने आप को अब से 14 साल पुराना वही मोहम्मद आमिर समझ रहे थे जिसने 2009 में डेब्यू किया, जो 2010 में सलाखों के पीछे गया। और वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गए। तो मोहम्मद आमिर जिस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे टेलीविजन पर बैठकर, शायद उन्हें उम्मीद थी कि वो आ जाएंगे, क्योंकि जब मोहम्मद आमिर का केस नजम सेठी लेकर गए थे, वरना जिस तरह से अगर कोई प्लेयर जो है वो, आपको तो पता है इरफान साहब कि अगर इंग्लैंड में उसको सजा हो जाए और फिर वो वापस दोबारा नहीं जा सकता या किसी और दुनिया के मुल्क में, लेकिन उनके लिए स्पेशल परमिशन ली गई, उनके लिए नजम सेठी साहब उन्हें पाकिस्तानी टीम में लेकर आए, उनको सपोर्ट किया, सब कुछ किया। और उसके बावजूद जब वो परफॉर्म नहीं कर सके, टीम से बाहर हो गए, तो अब वो शोर मचा रहे थे। अब इतने ज्यादा फास्ट बॉलर्स आ गए, मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर की जगह नहीं बनती। वो टेलीविजन चैनल पर बैठकर खुल्लम खुल्ला क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सिलेक्टर्स को। तो मेरे ख्याल में वो उनको ले डूबा, फिर उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही। बाज जरा ये बताते हैं कराची किंग्स से जब वो खेल रहे थे, तो वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गए, वो जो मैंने कहा, तो वो एक दो मैचेस नहीं खेले कि मैं फिट नहीं हूं। और फिर उसके बाद उनका एटीट्यूड का भी बड़ा मसला था। आपने जो कराची का मैच था उसमें देखा होगा मोहम्मद आमिर का क्या एटीट्यूड था, किस तरीके से जब उनको चौका वौका लगा तो उन्होंने किस तरीके से बात की। तो अब उनका करियर खत्म हो गया। यही बात वहाब रियाज की है। वहाब रियाज अगरचे उन्होंने इस पीएसएल से पहले 101 विकेटें ली थी और फिर इन्होंने 10 विकेटें इस पीएसएल में भी, लेकिन वहाब रियाज भी 2008 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेते, मोहम्मद आमिर 2009 से खेल लेते। तो वहाब रियाज का भी मुझे नहीं लगता यंगस्टर्स के आने के बाद अब उनका कोई मुस्तकबिल है। अब तो वैसे भी पंजाब के वजीर आला के मुशीर बराए खेल लग गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो सियासत की तरफ चले जाएंगे और अब क्रिकेट उनकी बस अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, ये अफगानिस्तान की सीरीज़ पे तो जो हुआ सो हुआ, उसको तो हम बार बार ड्रम बीट करते रहेंगे, उस पर डिस्कस करते रहेंगे। अभी अगली जो सीरीज़ आ रही है अफगानिस्तान की सीरीज़ में, अफगानिस्तान के सारे बेस्ट प्लेयर्स थे और हमारे जो है वो ए टीम खेल रही थी, बल्कि ए माइनस टीम खेल रही थी। अब जो न्यूजीलैंड के साथ 10-12 दिन के बाद जो वो टूर हो रहा है और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे आ रही है, तो वो उसमें तो टॉप ऑफ द नॉच प्लेयर्स नहीं आ रहे। तो उस वक्त क्या हम अपनी ए टीम, बेस्ट टीम खिलाएंगे और मेन टीम खिलाएंगे, या ए टीम, या उसमें एक्सपेरिमेंट्स का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ? देखिए इरफान साहब, सितंबर में एशिया कप है और ये आखिरी सीरीज है। उसके बाद एशिया कप जो वनडे टूर्नामेंट है और फिर उसके बाद अक्टूबर में वर्ल्ड कप वनडे टूर्नामेंट है। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 है शुरू में और फिर 5 वनडे। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे कि जो हमें काम आ सके सितंबर में एशिया कप के लिए और अक्टूबर में वर्ल्ड कप के लिए। फिर जुलाई में पाकिस्तानी टीम तो टेस्ट सीरीज खेलने जाएगी, 2 टेस्ट खेलने श्रीलंका। तो वहां तो वही लड़के होंगे जो टेस्ट के। लेकिन अब असल फोकस इनका ये होगा कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन तरतीब दे, जो 2-3 लड़के आए हैं इस अफगानिस्तान सीरीज से, जिनमें एहसानुल्लाह है, जमान खान है, साइम अयूब है। इनको चाहिए कि इनको मौके दें, इनको कॉन्फिडेंस दें। और न्यूजीलैंड की टीम, आपने बिल्कुल सही कहा, उनकी तकरीबन बी टीम है। टॉम लेथम उनके कप्तान है, ना टिम साउदी है, ना केन विलियमसन है। उनके तो बेशतर खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में बिजी हैं। तो उन्होंने अपनी दूसरी बी टीम, तकरीबन बी टीम भेजी है। तो हमारे लिए अच्छा मौका, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाए। ये ना हो कि हम उनके सामने भी सारे जूनियर्स डाल दें और खुदा न खास्ता अगर सीरीज हार गए तो फिर मसला हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचेगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए कि जिसमें सीनियर्स भी हो और जिसमें जूनियर्स भी हो, ताकि मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए। अब देखें, 1-2 दिन में अभी कैंप के लिए लड़कों का अनाउंसमेंट होगा और बाबर आजम एज अ कैप्टन वापस आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या स्ट्रेटेजी बनाता है न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए। आपने एशिया कप की बात की और पीसीबी की भी बात की। अब एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के अंदर होना है, और पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल या बीसीसीआई कह लें, उनके आपस के जो इख्लाफात हैं वो किसी हद तक ख़त्म हुए हैं, कुछ डिसाइड हुआ है क्या? इसके बारे में बताएंगे कि इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है या वो दुबई में खेलेंगे? थोड़ा सा इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। देखिए इरफान साहब, अभी जो है ना सन्नाटा है, और सन्नाटा किसी बड़े तूफान का पेश खेमा अरे होता है। वाह, अगरचे अगरचे मीटिंग की नजम सेठी साहब ने, और वो हमेशा से डटे हुए थे कि नहीं जी हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। आप कैसे नहीं जाएंगे? आईसीसी का इवेंट है, आपको जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो आपको लाखों पाउंड्स का नुकसान होगा। दूसरी तरफ भारत इस
बात पे डटा हुआ है कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा। वो उसकी रीजन ये देता है कि सियासी हालात हैं। पाकिस्तान भी तो जाएगा ना खेलने, पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी होगी। तो मेरी जो इत्तलात है वो यही है कि भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसूली तौर पर इस बात पर आमादा कर लिया है कि भारत के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हो, या तो वो मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई में हो, या वो ओमान में हो, या वो श्रीलंका में हो। और जो जॉय ट्रिप करने वाले उन्होंने ये भी आइडिया दिया है कि इंग्लैंड में भी हो सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड में आधा एशिया कप इधर होगा आधा उधर होगा, क्योंकि पाकिस्तान के ग्रुप में भारत और एक क्वालिफाइंग टीम है, हो सकता है हांगकांग आ जाए, कोई और आ जाए। और दूसरा ग्रुप जो है उसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश है। तो ये कहा जा रहा है कि उस ग्रुप के मैचेस पाकिस्तान में होंगे और भारत के मैचेस जो है वो पाकिस्तान से बाहर होंगे। अगर भारत के पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो पाकिस्तान एक मैच तो लीग का खेलेगा, फिर इस बात के कभी इम्कान है कि पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, तो एक मैच सुपर 4 का खेलेगा। और अगर पाकिस्तान और भारत दोनों फाइनल में पहुंच जाते हैं तो एक मैच फाइनल होगा। तो गोया 3 मैच हो गए। तो अब इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ये अभी इस पे वर्कआउट हो रहा है। लेकिन ये बात तो तय है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगी। क्या बार्गेनिंग हुई है, क्या इसके बाद जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है जो पाकिस्तान में होनी है, क्या भारत ने इस बात की गारंटी दी है कि वो आकर पाकिस्तान खेलेगा? और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया है कि हम अक्टूबर में भारत में वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे? दरअसल सन्नाटा है। सेठी साहब जो थे वहीं से इजलास के बाद दुबई से शारजा चले गए। अब वो पाकिस्तान जब वापस आएंगे तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पता चलेगा। लोग बड़े क्यूरियस हैं कि क्या हुआ, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान आकर 2008 में भी इरफान साहब भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान आया था, लेकिन अगर वो आकर खेलता है तो फिर क्रिकेट की क्या ही बात होगी। अब देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं, सबकी नजरें सेठी साहब पर मरकूज है। एशियन क्रिकेट काउंसिल तो ये कह चुकी है ऑलमोस्ट कि वो भारत जो है वो पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा। सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बेग साहब बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। पहले ही बता देते हैं कि ये सवाल मेरे से नहीं पूछने, बाकी सारी बातें की जाए। आपका बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। इंशाल्लाह गाहे बगाए आपसे आगे ही लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।